स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम कुछ रिवाइज़ कर रहे थे जनसंख्या संसाधन प्रदेशों को। कुछ को अच्छा नहीं लग रहा होगा क्योंकि जनसंख्या संसाधन प्रदेश मैंने पहले पढ़ा भी दिया, लाइव आकर भी समझा दिया एक बार, और फिर तीसरी बार इसको समझ रहे हैं। तो कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि सर बार बार मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कुछ बच्चों के मेरे पास आए थे कि सर इसको दोबारा बताइए, दोबारा इस पर वीडियो बनाइए। ठीक है, तो मैं इस पर दोबारा काम कर रहा हूँ इसी वजह से, ताकि आपके अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। फिर हमारी जब कभी लाइव होगी, लाइव क्लास के माध्यम से भी आपको समझा दें। ठीक है, तो जनसंख्या संसाधन प्रदेश में पिछली कक्षा में हमने कुछ पढ़ लिया था। आज हम सिलसिलेवार तरीके से पहले जो गतिशील जनसंख्या संसाधन प्रदेश है उनके पाँचों के पाँचों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, जनसंख्या संसाधन प्रदेशों को पीसीएन गुप्ता ने 1958 में बांटा था भारत को 3 प्रमुख और 19 गौण प्रदेशों में। ठीक है, 3 प्रमुख और 19 गौण प्रदेशों में, जिसमें पहला जो था वो गतिशील जनसंख्या संसाधन प्रदेश का, जिसको 5 गौण प्रदेशों में बांटा था। दूसरा जो था वो आशावान या कह सकते हैं कि मध्य वाला जनसंख्या संसाधन प्रदेश था, जिसको उन्होंने फिर से 5 भागों में बांटा। फिर उसके बाद तीसरा जो था समस्या संसाधन प्रदेश जनसंख्या वाला, उसको उन्होंने 9 भागों में बांटा था। ठीक है, और ये बांटा था मतलब देश को बांटा था। ठीक है, 19 भागों में। अब देखिए, पहला जो गतिशील जनसंख्या संसाधन प्रदेश है, गतिशील जनसंख्या संसाधन प्रदेश है, इसमें जो पहला वाला है उसको इन्होंने क्या नाम दिया था? पहले वाले को नाम दिया था पश्चिम बंगाल डेल्टा। क्या बोला था? पश्चिम बंगाल डेल्टाई प्रदेश, पश्चिम बंगाल डेल्टाई प्रदेश, इसको इन्होंने पश्चिम बंगाल डेल्टाई प्रदेश क्या दिया था? नाम दिया था। ठीक है, अब देखिए इसके अंतर्गत इन्होंने सबसे पहले बातें बतलाई थी। इसको लिखवा दूं या फिर मैं आपको वैसे फौरी तौर पे बता दूं? चलिए लिखवा देता हूं। मैं पिछली बार भी लिखवाया था, इस बार भी लिखवा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेना आप। देखिए इसके अंतर्गत इन्होंने क्या बताया है? इसके अंतर्गत इन्होंने बताया कि यहाँ पर जनसंख्या की भारी मात्रा पाई जाती है। जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में एक तो जनसंख्या उच्च मिलेगी, जनसंख्या अच्छी खासी वृद्धि वाली मिलेगी, और तीसरी बात क्या है? संसाधनों की अच्छी मात्रा मिलेगी। और वहाँ आने वाले ज़माने में, आने वाले कुछ सालों में वो क्षेत्र विकसित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने वाला होगा। वो जनसंख्या संसाधन प्रदेश गतिशील जनसंख्या संसाधन प्रदेशों के अंतर्गत माने हैं पीसेन गुप्ता ने। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे कोलकाता औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है, एक सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र इन्होंने कोलकाता बताया। दूसरी बात क्या बताई इन्होंने कि यहाँ पर दामोदर घाटी जैसी जो प्रोजेक्ट यहाँ पर है, दामोदर घाटी यहाँ पर है, और दामोदर घाटी के अंतर्गत कोयला है, लोहा है और तमाम तरीके के उद्योग है। इस वजह से ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा आकर्षित होती है इस कोलकाता प्रदेश की तरफ। तो इन्होंने इन 2-3 कारणों की वजह से इस क्षेत्र को पहली रैंक दी है। ठीक है, नंबर 1 माना है देश के अंतर्गत, गतिशील जनसंख्या संसाधन प्रदेश में भी पहला माना है इन्होंने। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोलकाता औद्योगिक क्षेत्र है, साथ ही साथ पूरा जो इलाका है वो औद्योगिक इलाका है, साथ ही यहाँ पर शिक्षा स्वास्थ्य की कोई कमी नहीं है, और जनसंख्या भी संवर्धित है, यानी कि बढ़ती हुई जनसंख्या यहाँ पर पाई जाती है। जनसंख्या में वृद्धि भी उच्च है, जनसंख्या का घनत्व भी उच्च है, और ये क्षेत्र सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या को आकर्षित करने वाला क्षेत्र है। इसलिए इसको जनसंख्या के गतिशील जनसंख्या संसाधन प्रदेश में इसने बांटा है। इसमें लिख सकते हैं हम कि सभी 5 जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में पी सेन गुप्ता ने पश्चिम बंगाल क्षेत्र को
सर्वाधिक ग्रामीण स्थानांतरण वाला क्षेत्र बतलाया है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या स्थानांतरण वाला क्षेत्र इन्होंने बतलाया है। यहाँ कोलकाता औद्योगिक क्षेत्र के अलावा दामोदर नदी घाटी में पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होने की बात बताई है, जिस वजह से यह क्षेत्र सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या को आकर्षित करता है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या को क्या करता है ये क्षेत्र? आकर्षित करने वाला क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद इस क्षेत्र में सर्वाधिक जनघनत्व भी पाया जाता है। यह क्षेत्र आने वाले वर्षों में विकसित अर्थव्यवस्था वाला बनेगा। इस तरीके की इन्होंने क्या जताई है? उम्मीद जताई है। ठीक है, पश्चिम बंगाल डेल्टाई प्रदेश में सभी 5 संसाधन जो प्रदेश है उनमें इसने सर्वश्रेष्ठ माना है इसको। और यहाँ पर क्या बताया? सर्वाधिक ग्रामीण स्थानांतरण होता है। यहाँ कोलकाता हुगली औद्योगिक क्षेत्र, हुगली भी लिख सकते हैं आप। दामोदर घाटी है, इसमें संसाधनों की पर्याप्त मात्रा है, जनसंख्या पर्याप्त है, शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं भी, ये भी लिख सकते हैं आप। इस वजह से यह क्षेत्र जनसंख्या को सर्वाधिक आकर्षित करने वाला क्षेत्र है और यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व भी उच्च पाया जाता है। इस वजह से ये जनसंख्या के मामले में भी अच्छा है और संसाधनों के मामले में भी अच्छा है, इसलिए इसको पहली रैंक दी गई है पी सेन गुप्ता के अनुसार। ठीक है, इसके बाद दूसरा देख लेते हैं। आपने पहले उतार रखा होगा, इसलिए मैं ज़्यादा मौका नहीं दूंगा आपको। इसके बाद जो दूसरा जनसंख्या संसाधन प्रदेश है वो कौन सा है? वो है गुजरात वाला। ठीक है, कौन सा है वो? गुजरात वाला। दूसरा जो औद्योगिक क्षेत्र है गुजरात, महाराष्ट्र औद्योगिक प्रदेश। इन्होंने बताया कि पिछले 40-30 सालों में अगर सबसे ज़्यादा औद्योगिकीकरण किसी ने किया है, सबसे ज़्यादा अगर ग्रामीण जनसंख्या को सबने अपने ओर खींचा है तो इस क्षेत्र ने खींचा है। ठीक है, यहाँ पर गुजरात है, गुजरात के अंतर्गत सूरत है, बड़ौदा है, अहमदाबाद है, भरूच है,
महाराष्ट्र के अंदर नासिक है, पुणे है, मुंबई है, शोलापुर है, कोल्हापुर है, ये सारे बड़े बड़े शहर औद्योगिक शहर हैं, ठीक है। ये सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या को आकर्षित करने वाले शहर, और इन्हें पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा मात्रा में औद्योगिकीकरण किया है। इस वजह से यहाँ सबसे ज़्यादा ग्रामीण प्रवास होने की उन्होंने बात कही है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि यह प्रदेश पिछले 30-40 सालों में, 30-40 वर्षों से तीव्र औद्योगिकीकरण की अर्थव्यवस्था से गुजर रहा है, अर्थव्यवस्था से गुजर रहा है। यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं अन्य मानव जीवन को ऊंचा करने वाले संसाधनों की पर्याप्त मात्रा है, इसलिए यह क्षेत्र ग्रामीण जनसंख्या को आकर्षित करता है। यहाँ अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, नासिक, पुणे, मुंबई बड़े औद्योगिक नगर है, बड़े औद्योगिक नगर है जो जनसंख्या को आकर्षित करने वाले हैं, ठीक है। तो ये बात थी गुजरात और महाराष्ट्र वाले इस प्रदेश के अंतर्गत। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। यानी कि कह सकते यहाँ भी जनसंख्या की भारी मात्रा पाई जाती है, जनसंख्या कम नहीं है यहाँ भी। महाराष्ट्र में लगभग 10 करोड़ के आसपास जनसंख्या है, तो गुजरात में भी 6-7 करोड़ जनसंख्या आराम से अब मिल जाएगी। तो ये भी जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र, यानी जनसंख्या की कमी नहीं है, संसाधनों की कमी भी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। और औद्योगिकीकरण यहाँ तीव्र अवस्था में हुआ है, इसलिए आने वाले समय में यह क्षेत्र भी प्रगति करने वाला क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर गुजरात के कुछ बड़े नगर हैं। गुजरात की राजधानी तो वैसे गांधीनगर है। देखे जाए तो जिस भी राज्य में हम देखेंगे, उस राज्य में उसकी राजधानी जो है वो एक इम्पोर्टेंट शहर होती है, ठीक है। लेकिन गुजरात के मामले में ऐसा नहीं है। देख लीजिए, राजस्थान में जयपुर है, जयपुर राजस्थान का सबसे भारी शहर है। मध्य प्रदेश में भोपाल है, वो भारी शहर है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ है, वो भी भारी शहर है, ठीक है। महाराष्ट्र में मुंबई है, भारी शहर है। कर्नाटक का बेंगलोर, वो भी भारी शहर है। चेन्नई तमिलनाडु में है। इस तरीके से देखा जाए तो सभी राज्यों में उसकी जो राजधानियां हैं वो कहीं ना कहीं मुख्य नगर के रूप में है उस राज्य की। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। गुजरात की राजधानी तो गांधीनगर है, गांधीनगर का इतना नाम नहीं आता किसी भी क्षेत्र में
जितना नाम अहमदाबाद का आ जाता है, सूरत का आ जाता है, बड़ोदरा का आ जाता है, भरूच का आ जाता है, इन सभी क्षेत्रों का जितना नाम आता है, बड़ौदा भी आता है एक, बड़ौदा, ठीक है। ये सारे क्षेत्र जो है गुजरात की अर्थव्यवस्था के आधार हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बड़ोदरा है, सूरत है, इसके अलावा अहमदाबाद है, महाराष्ट्र की बात कर ले तो नासिक है, पुणे है, मुंबई है, कोल्हापुर, शोलापुर, ये बड़े बड़े भारी नगर है, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं और ये सभी ग्रामीण जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, क्योंकि यहाँ पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर लोगों को मिलते हैं, पर्याप्त मात्रा में लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाएं मिलती है। इस वजह से यह क्षेत्र भी इम्पोर्टेंट क्षेत्र है, ठीक है। इसके बाद तीसरा प्रदेश है, उसको कहते हैं तमिलनाडु प्रदेश। क्या बोला है इसको? तमिलनाडु प्रदेश। तीसरा जो प्रदेश वो कौन सा है? तमिलनाडु प्रदेश के अंतर्गत इन्होंने क्या बतलाया भाई? तमिलनाडु प्रदेश के अंतर्गत इन्होंने बतलाया यह है कि यहाँ पर चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई कुछ बड़े क्षेत्र है, बड़े नगर है जो जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रियाँ पाई जाती है, ठीक है। आपने एक बात सुना होगा कि कोयम्बटूर जो है यहाँ पर सर्वाधिक सूती वस्त्र उद्योगों की मिलें पाई जाती देश में, ठीक है। सुना है ना आपने? जब सूती वस्त्र उद्योग पढ़ते हैं तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि कोयम्बटूर भारत में, चेन्नई में एक ऐसा ज़िला है जहाँ पर सर्वाधिक देश में पाई जाती है सूती वस्त्र की मिलें। मुंबई से इसकी तुलना की जाती है, ठीक है, क्योंकि मुंबई और इसमें होड़ लगी रहती है हमेशा। इसके अलावा चेन्नई आप सभी जानते हो औद्योगिक नगर है, और पत्तन नगर है एक, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट भी किया जाता है और इंपोर्ट भी किया जाता है, आयात और निर्यात का मामला भी यहाँ पे किया जाता है, इस वजह से भी भारी शहर है। और तमिलनाडु यहाँ पे जनसंख्या के मामले में ये इतना ज़्यादा उच्च नहीं है, लेकिन यहाँ की जनसंख्या शिक्षित है, यहाँ का लिंगानुपात अधिक है अन्य राज्यों से, इस वजह से ये जनसंख्या के संदर्भ में भी और संसाधनों के संदर्भ में भी एक बड़ा क्षेत्र है भारत का, ठीक है। तो इसको इन्होंने गतिशील जनसंख्या संसाधन प्रदेश के अंतर्गत तीसरी रैंक दी है, यानी कि यह क्षेत्र भी आने वाले कुछ सालों में अपनी प्रगति कर सकता है। हालांकि इस क्षेत्र में वर्षा इतनी काफ़ी मात्रा में नहीं होती, शीतकालीन वर्षा होती है यहाँ पर, लेकिन औद्योगिक तरीके से देखा जाए तो यह एक विकसित राज्य की श्रेणी में आता है तमिलनाडु प्रदेश, ठीक है। पी सेन गुप्ता ने जब अपना ये वर्गीकरण दिया था उस समय इन्होंने इसमें भी संभावनाएं देखी थी, इसमें उनको संभावनाएं नज़र आई थी, ठीक है। तो लिखिए तमिलनाडु प्रदेश व्यापारिक और वाणिज्यिक रूप से देश में अग्रणी क्षेत्रों में से एक है। यहाँ संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, साथ ही जनांकीय संरचना भी मजबूत है, यानी कि लिंगानुपात अधिक पाया जाता है, शिक्षित जनसंख्या पाई जाती है, ये लिख सकते हैं आप यहाँ, शिक्षित, साक्षरता अधिक है आगे, शिक्षित जनसंख्या और
बेहतर लिंगानुपात इसे बेहतर जनसंख्या प्रदेश बनाते हैं। बेहतर जनसंख्या प्रदेश बनाते हैं। यहाँ पर चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरै, तिरुचिरापल्ली आदि औद्योगिक नगर है जो ग्रामीण जनसंख्या को आकर्षित करते हैं। ठीक है, जो ग्रामीण जनसंख्या को आकर्षित करते हैं ये नगर है। कुछ कौन कौन से नगर है? चेन्नई है, कोयम्बटूर है, मदुरै, त्रिची है। ये कुछ प्रमुख नगर है जो जनसंख्या को आकर्षित करते हैं। इसको भी आप लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर पुडुचेरी भी पाया जाता है, ध्यान रखना आपको। पांडुचेरी वो भी यहीं पे पाया जाता है। अच्छा साहब, इसके बाद अगला लिखेंगे हम, मिटा दो इसको, लिख लिया होगा आपने इसको भी। अगला देखेंगे हम, अगला कौन सा है? अगला है हमारा पंजाब और गंगा यमुना दोआब क्षेत्र। पंजाब और गंगा यमुना दोआब क्षेत्र। देखिए, पंजाब वाला जो क्षेत्र है ये भी एक इम्पोर्टेंट क्षेत्र है, गंगा यमुना दोआब वाला क्षेत्र। यहाँ पे भी जनसंख्या अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि गंगा यमुना का दोआब उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र आ जाता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का कुछ भाग आता है। उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक जनसंख्या रखने वाला राज्य है। साथ ही यहाँ पर संसाधन तो इतनी भारी मात्रा में नहीं पाए जाते, लेकिन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, उर्वर मृदा पाई जाती है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है, जिस वजह से यहाँ कृषि आधारित कई सारे उद्योगों की स्थापना हुई है। ठीक है, कृषि आधारित काफ़ी सारे उद्योग यहाँ पर पनपे हैं, जिसमें ग्रामीण जनसंख्या लगी हुई है। सोनीपत, पानीपत, अमृतसर, नोएडा, गुड़गांव, ये वगैरह वगैरह बहुत सारे यहाँ पर बड़े बड़े जो है औद्योगिक सिटीज़ है, ये ग्रामीण जनसंख्या को आकर्षित करते हैं। तो इस वजह से यह क्षेत्र भी एक गतिशील जनसंख्या संसाधन प्रदेश के अंतर्गत माना गया है। ठीक है, इस क्षेत्र में पिछले कुछ दशकों में बहुत तीव्र गति से नगरीकरण हुआ है। कोष्टक में लिख लेना, यहाँ दिल्ली है ना, दिल्ली देश में, खैर ये तो वर्तमान संदर्भ की बात लिखा रहा हूँ मैं, तो वर्तमान से तो लेना देना है ही नहीं इसका, ये तो तब की बात है। ये तो मैं अपनी तरफ से लिखा रहा था बात, इसमें वर्तमान संदर्भ में इसका कोई लेना देना नहीं है। ध्यान रखना, इसी क्षेत्र में दिल्ली पड़ता है। दिल्ली देश में सबसे ज़्यादा जनघनत्व रखने वाला क्षेत्र है देश में। ठीक है ना, देश में कहीं भी चल जाइए, जितना दिल्ली में जनघनत्व पाया जाएगा उतना कहीं नहीं पाया जाएगा। दिल्ली का जनघनत्व 11,092 पाया जाता है। ठीक है, 11,092 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। 1 किलोमीटर के एरिया में 11,000 लोग पाए जाते हैं। कितने? 11,000। अब रहते कैसे गुरु जी? 11,000 लोग 1 किलोमीटर में तो रह ही नहीं सकते। रह सकते हैं क्या?
अरे 1 किलोमीटर के एरिया में मान लीजिए एक घर 10 मीटर का भी बनता है, अगर लंबाई में 10 मीटर का मतलब हो जाता है 30 फुट, 1 मीटर में लगभग 3 फुट होते हैं, तो 30-30 फुट के घर भी देखे जाएँ तो कितने घर बनते हैं? 60 बनते हैं, ठीक है ना। 3 चीकी 18 नहीं, 30 घर बनते हैं तो 900 मीटर हो जाता है वही, ठीक है ना। अगर 30 घर बनते हैं तो 900 मीटर हो जाता है। 34-35 घर मान लीजिए, अब 35 घर में क्या 11,000 लोग रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते ना भाई। तो ऐसा नहीं होता, कैसा होता है कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, कई सारी मालों वाली बिल्डिंग होती है, कई सारी मंजिल वाली बिल्डिंग होती है। उस बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे परिवार रहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई एरिया है, एक तो ये गांव का एरिया है, ठीक है, और इसको बड़ा करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। ये 1 किलोमीटर है, ऐसे इधर से भी 1 किलोमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 1 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये 1 किलोमीटर स्क्वायर, इधर लंबाई भी चौड़ाई भी 1-1 किलोमीटर, तो इसको 1 वर्ग किलोमीटर कहेंगे, ठीक है। अब इस 1 वर्ग किलोमीटर में गांव में कुछ घर यहाँ बनते हैं, फिर रास्ता आ जाता है, फिर यहाँ बनते हैं, दूर दूर बिखरे बिखरे घर बनते हैं गांव में, तो मुश्किल से कोई 20-25 घर इसमें मिलते हैं 1 किलोमीटर के एरिया में, ठीक है। अब शहरों में क्या होता है, दिल्ली जैसे शहर में यही 1 किलोमीटर का एरिया है। अब देखिए रास्ता वास्ता तो यहाँ भी मिलेगा, और यहाँ तो और अच्छी चीज़ें मिलेगी, खेलने के लिए ग्राउंड भी मिलेगा, पार्किंग की सुविधा भी मिलेगी। इसके अलावा कुछ जो सरकारी पार्क होते हैं टहलने के लिए, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। चौराहा है एक, बहुत सारा जगह खा जाता है। तो यहाँ पे होता क्या है भाई, यहाँ पे ये बिल्डिंग है ना, ये बिल्डिंग कई मालों की बनती है, ठीक है। ये बिल्डिंग कई मालों की बनती है, इसमें कई सारे ऊपर खन होते हैं। इस तरीके से बिल्डिंगें बना करती है यहाँ पर, इस तरीके से जो बिल्डिंगें बना करती है, तो इन बिल्डिंगों में कई सारे मंजिल होते हैं, उन मंजिलों में बहुत सारे फ्लैट होते हैं, उन फ्लैट में लोग बाग निवास करते हैं, ठीक है ना। उन फ्लैट में क्या करते हैं, लोग बाग उसमें ही निवास करते हैं। इस वजह से मान लीजिए अगर कोई बिल्डिंग 30 फुट चौड़ी 30 फुट लंबी है, तो 30 फुट चौड़ी 30 फुट लंबी बिल्डिंग में 30 खाने हैं मान लीजिए, तो 30 कितने हो गए? 30 फुट चौड़ी 30 फुट लंबी बिल्डिंग में मान लीजिए 10 जने रहते हैं एक में, तो 30 फ्लोर में 300 जने रहेंगे एक साथ। तो इस तरीके से अगर 10 बिल्डिंग भी होगी वहाँ पर, तो 3000 आदमी तो वैसे ही हो गए, ठीक है ना। तो ये गणित काम करता है यहाँ पर। इस वजह से जनघनत्व दिल्ली में अधिक पाया जाता है, लेकिन दिल्ली की बात यहाँ पर नहीं है, क्योंकि दिल्ली वर्तमान संदर्भ में है वो बात। ये पी सेन गुप्ता ने 1958 में अपना वर्गीकरण दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हुआ है, यहाँ पर उर्वर और, बहुत जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। उर्वर और जलोढ़ मिट्टी पाए जाने के कारण कृषि में पर्याप्त रूप से प्रगति हुई है। इसी कारण इस क्षेत्र में कृषि आधारित कई सारे उद्योगों की स्थापना हुई है। यहाँ पंजाब में लिखिए अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, चंडीगढ़, सोनीपत, पानीपत, गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली, मेरठ ग्रामीण जनसंख्या को
आकर्षित करते हैं। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या को ये लोग क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। इस वजह से यहाँ जो है जनसंख्या भी अच्छी पाई जाती है और संसाधन भी अच्छे पाए जाते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद अगला जो प्रदेश है उसको किस नाम से जाना गया है, दक्षिणी पूर्वी कर्नाटक प्रदेश के नाम से। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी कर्नाटक प्रदेश। ये पांचवा गतिशील प्रदेश है। यहाँ पर देखिए दक्षिणी पूर्वी कर्नाटक प्रदेश के अंदर क्या है, यहाँ पर कई सारी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। दूसरी बात, शिक्षा के क्षेत्र में एक हब बना हुआ है। आईटी सेक्टर यहाँ पे मौजूद है। मशीनरी, इंजीनियरिंग, ये यहाँ पे उद्योग पनपे हैं। इसके अलावा लौह इस्पात उद्योगों की स्थापना हुई है। कोयला यहाँ पे पाया जाता है, लोहा यहाँ पे पाया जाता है। सबसे ज़्यादा लोहा भारत में पाया जाता है एनसीईआरटी की किताबों के मुताबिक। तो ये क्षेत्र जो है औद्योगिक दृष्टि में संसाधन भी यहाँ पर मौजूद है, औद्योगिक दृष्टि से भी आगे है, जनसंख्या की दृष्टि से भी एक मजबूत क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर पठार ही पाया जाता है। कौन सा पठार है, कर्नाटक का पठार, मैसूर का पठार। यहाँ पर संसाधनों की मात्रा में कमी नहीं, इसलिए यह भी देश का एक अग्रणी क्षेत्र बना हुआ है। इसको भी लिख सकते हैं हम। इस प्रदेश में भी तीव्र औद्योगिकीकरण हुआ है। यहाँ भी विशाल मात्रा में जनसंख्या का स्थानांतरण ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों से कहाँ हुआ है, शहरी क्षेत्रों में हुआ है। यहाँ पर्याप्त मात्रा में खनिज संसाधन और उन पर आधारित उद्योग लगे हुए हैं। पर्याप्त मात्रा में उद्योग लगे हुए हैं। लिखिए, शिमोगा, तुंगभद्रा, तुमकुर, बेंगलोर, चिक्कमंगलूर, मैंगलोर प्रमुख औद्योगिक और व्यापारिक नगर है। यहाँ पे लिख सकते हैं आप, ये बेंगलोर जो है शिक्षा के क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में देश में अग्रणी स्थान है इसका। इस वजह से भी यहाँ पे जनसंख्या का पर्याप्त जनघनत्व पाया जाता है, जनसंख्या पर्याप्त रूप में पाई जाती है। ये सारी चीज़ें हैं जो इस क्षेत्र को भी गतिशील जनसंख्या संसाधन प्रदेश के अंतर्गत लेके आती है। यहाँ भी आने वाले समय में उच्च जनसंख्या और उच्च विकास की संभावनाएँ नज़र आती है। ये सारी बातें थी आज के इस चैप्टर में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले इस चैप्टर में जिसमें हम पढ़ेंगे आशावान जनसंख्या संसाधन प्रदेशों को। तो तब तक के लिए बाय बाय।